नमस्कार, मैं जनता गौतम। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में राजनीति रोज करवट बदल रही है, उसके बाद में नुसरत जहां का एक ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद ये साफ पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण के माध्यम से सत्ता पाने की फिराक में है और मुस्लिमों में भारतीय जनता पार्टी का डर फैलाकर वो वोट ले लेना चाहती है। नुसरत जहां ने कहा है कि आपको आंख खोलकर रखना पड़ेगा कि बीजेपी जैसा खतरनाक वायरस सड़कों पर घूम रहा है। ये पार्टी भेदभाव और जो आदमी के बीच में भेद करती है, दंगे कराती है। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मुसलमानों की उल्टी गिनती पश्चिम बंगाल में शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर ये जो बयान है ये चुनावी आचार संहिता के भी खिलाफ है, चुनाव का जो कानून है उसके खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। क्योंकि अगर आप किसी को धर्म के आधार पर डराकर वोट मांगते हैं या वोट न देने की अपील करते हैं, निश्चित तौर पर ये निंदनीय नहीं बल्कि दंडनीय भी है। नुसरत जहां ने इस तरीके का बयान क्यों दिया है ये सब जानते हैं, क्योंकि नुसरत जहां मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। हालांकि उन्होंने एक जैन शादी की थी और बीच में वो अपने हिंदू रीति रिवाजों को अपनाने के लिए भी आलोचना का शिकार हुई। लेकिन अब नुसरत जहां जो बयान दे रही है वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी द्वारा दिलवाया हुआ है। इसको लेकर अमित मालवीय ने टिप्पणी भी की और ये कहा कि पहले सिद्दुकुला चौधरी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रक को रुकवाया और उसके बाद अब एक मुस्लिम एमपी जिस तरीके से मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर सीधे तौर पर ऐसा बयान दे रही है, उसके ऊपर भी ममता बनर्जी की चुप्पी सीधे तरीके से तुष्टीकरण की गवाही देती है। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां अब बदल रही हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल की जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके लिए जीत की जो राह है बेहद कठिन हो गई है और इसको नित्य नए जो घटनाक्रम इसमें आ रहे हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी का पार्टी छोड़ना हो, उसके बाद उनके परिवार के लोगों को पार्टी से जिस तरीके से ममता बनर्जी ने निकाला गया, उसके बाद कार्तिक बनर्जी की खबर आई और अब एक और खबर आ रही है। शताब्दी राय जो बीरभूम से सांसद है टीएमसी की, वो ममता बनर्जी से नाराज चल रही है और उन्होंने ऐलान किया है कि 16 तारीख को वो एक बड़ी घोषणा करेंगी 2 बजे के बाद, जो सीधे तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है उनके चाहने वालों के लिए। इससे पहले की जो भूमिका है वो भी आपको बता देते हैं। शताब्दी राय ने इससे पहले कुछ पोस्ट किए थे और उसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये पोस्ट उन्हीं का है या किसी दूसरे का। उसमें उन्होंने लिखा था कि पार्टी के अंदर उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें नहीं पता होता कि पार्टी की कौन सी बैठक कहाँ हो रही है, कौन सी मीटिंग कहाँ हो रही है, और इस तरीके से उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें भी वो कम दिखाई देती है। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई है कि कुछ नेता हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं पार्टी में ज़्यादा सक्रियता से काम करूं और इसीलिए मुझे पार्टी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं, अंदर से खबर ये भी है कि शताब्दी राय अमित शाह से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा कर सकती हैं 2 बजे 16 जनवरी को, और उससे पहले अभी कंफर्मेशन नहीं है, जैसा कि पहले भी हुआ है, चाहे शुभेंदु अधिकारी रहे हो या दूसरे जो अन्य नेता भारतीय जनता पार्टी में तृणमूल कांग्रेस से आए हैं, वो कभी भी एग्जैक्ट खबर नहीं देते हैं और जब पार्टी ज्वाइन हो जाती है उसके बाद घोषणा की जाती है। और ये शताब्दी राय की तरफ से जो झटका दिया जा रहा है ममता बनर्जी को, एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है तृणमूल कांग्रेस के लिए, जो पहले ही इतनी कमजोर हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल में अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ने से वो घबराती हुई नजर आ रही है। इसका संदेश सौगत राय ने दिया था जब उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक और देश विरोधी राजनीति का मुकाबला करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को और वामपंथी मोर्चा को साथ आ जाना चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में रोका जा सके, जिसको लेकर तमाम तरीके से कांग्रेस और माकपा ने तृणमूल कांग्रेस को सीधे तौर पर नकारने की कोशिश की थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी इस बात का एहसास हो रहा है। जिस अधीर रंजन चौधरी ने पहले दिन ये कहा था कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उसे अब कांग्रेस पार्टी में विलय कर लेना चाहिए, तब हम उसका नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं और वो अकेले दम पर पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, इसलिए वो कांग्रेस के साथ मिलकर आगे लड़ने की तैयारी करें तो बेहतर होगा। लेकिन इसमें नेतृत्व कांग्रेस का ही होना चाहिए।
यानी कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वो वाली बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन को भी पता है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व तो इस समय पश्चिम बंगाल में नहीं बचा है। रही बात वाम दलों की, तो उन्हें भी अपनी स्थिति एकदम से साफ नजर आ रही है। वो जानते हैं कि इस समय जो तृणमूल कांग्रेस का सीधा मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से है, और जो विधानसभा में लड़ाई होगी आने वाले 3-4 महीने में जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तब सीधे तौर पर यह लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगी। ऐसी स्थिति में ये दल भी चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ फायदा उनका भी हो जाए। हालांकि तृणमूल कांग्रेस पहले से हार मान चुकी है, और ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब कोई सत्ताधारी पार्टी छोटे दलों से या नकार दिए गए दलों से गठबंधन की बात करके अपने विपक्षी पार्टी से मुकाबला करने की फिराक में नजर आ रही है। और इस जो एक डर है उसको ज़्यादा मजबूती प्रदान कर रहे हैं, ज़्यादा खतरनाक बना रहे हैं, ज़्यादा भारी बना रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के वो नेता जो एक एक करके उस तृणमूल कांग्रेस की जो मुखिया हैं ममता बनर्जी, उनसे किनारा करते जा रहे हैं। पहले शुभेंदु राय गए, उससे पहले मुकुल राय गए, और शुभेंदु अधिकारी गए, और भी बीच में तमाम जो नेता आए, चाहे सौमित्र खान हो या दूसरे अन्य नेता हो, ये सब के सब इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वोट के माध्यम से बहुत बड़ी चोट करने जा रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के ऊपर। जिस पार्टी के सलाहकार ने यह दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, उसी पार्टी की स्थिति अब इतनी कमजोर होती जा रही है कि विपक्ष की वो पार्टियां जो गिनती में भी नहीं है वो भी उसके साथ गठबंधन करने से कतराती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ उसकी पार्टी के खुद के नेता भी हार को आसन्न मानकर पार्टी से पाला बदलने की फिराक में बैठे हुए हैं, और कुछ नेता घबरा कर मुस्लिम तुष्टीकरण का एक कार्ड खेलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो स्थिति यहाँ आकर बनी है उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीए के विरोध में तमाम बयान दिए थे ममता बनर्जी ने, और ये दिखाने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है, और उन घुसपैठियों को कोई बचा सकता है तो वो ममता बनर्जी है। और उन्होंने बाद में ये भी कहा था कि कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया को मैं पश्चिम बंगाल से निकलने नहीं दूंगी, यानी कि वो सीधे तौर पर उसे अपना वोट बैंक मानकर चल रही थी, और इसीलिए नुसरत जहां के बहाने उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेलने की कोशिश की है। लेकिन ममता बनर्जी भूल गई कि अगर वो ऐसा कार्ड खेल रही हैं तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, न कि तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि अगर हिंदू वोट इकट्ठा होता है इस पूरे के पूरी वजह से, जैसा बयान दिया नुसरत जहां ने, उससे बहुत ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि ये जो वोट होगा वो तृणमूल कांग्रेस का कटेगा, और जो थोड़ा बहुत वोट कांग्रेस को मिल सकता था वो वोट भी लामबंद होकर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाएगा। और वैसी स्थिति में जो एक लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने 200 मिशन 200 का, वो उनके एक तरीके से पूरे होने की जद में भी आ जाएगा। अब ये जो दाव है ममता बनर्जी के लिए उल्टा पड़ सकता है, इसकी संभावनाएं सब लोग जता रहे हैं, और कांग्रेस भी इस बयान के बाद बौखलाई हुई है। कांग्रेस को ये लगता है कि अगर बहुसंख्यक वोट इकट्ठा हो गया तो निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा इन चुनावों में, और उसका फायदा एकमात्र भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वामपंथी पार्टियां पहले ही धराशायी हो चुकी हैं, उनका अस्तित्व भी अब लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। जिस पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का लगातार 25 साल तक शासन रहा था, उसी पश्चिम बंगाल में अब उनकी गिनती भी कहीं दिखाई नहीं देती है। ये सीधे तौर पर ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल एक बार फिर क्रांति की ओर दिखाई दे रहा है। जिस पश्चिम बंगाल ने आज़ादी की लड़ाई से पहले तमाम बुद्धिजीवी दिए थे, तमाम जो क्रांतिकारी योद्धा दिए थे, उसी पश्चिम बंगाल में अब उस सत्ता के खिलाफ संघर्ष होता हुआ नजर आ रहा है जो तुष्टीकरण की राजनीति पर या फिर झूठ फरेब और गुंडागर्दी की राजनीति पर अब तक पनपती रही है। लेकिन जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी एक डर बैठा हुआ है। उन्हें भी लग रहा है कि आने वाले समय में उनकी पार्टी की सत्ता नहीं रहने वाली है, और इससे पहले कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, उनके खिलाफ कोई दूसरा जो आरोप अब तक चल रहा है उन पर जांच हो, वो पाला बदल लेना चाहते हैं, और अगर वो अपराधी नहीं है तो वो बच जाएंगे, इसकी उम्मीद उन्हें नजर आ रही है।
अब तक पश्चिम बंगाल में जो घोटाले हुए, जो अराजकता हुई, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा और इसीलिए लोग पूरी तरीके से एक मन बनाकर बैठे हुए, जिसे कहते हैं जनमत, जिसे कहते हैं जनमत बना हुआ है और उसी जनमत की आहट शायद ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों को सुनाई दे रही है, उनके उन सलाहकारों को भी सुनाई दे रही है जो करोड़ों रुपए लेकर उल्टी सीधी सलाहें देते हैं और दावा करते हैं कि चुनावों में किसी भी व्यक्ति को जिताने का दम वो रखते हैं। पर जहां एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर हो और ममता बनर्जी की तमाम वो नीतियां हों जिसकी वजह से आम जनता को केंद्र सरकार के तमाम फायदेमंद योजनाओं का फायदा न मिल पा रहा हो, उस जगह पर वो कैसे ममता को जिताने की फिराक में बैठे हैं या योजना बना रहे हैं, इस पर भी रिसर्च होना चाहिए। जैसा रवीश कुमार कहता है कि इस बात पर रिसर्च होना चाहिए। अब रिसर्च इस बात पर भी होना चाहिए कि जो ममता बनर्जी तीसरी पारी खेलने के लिए ताल ठोक रही थी और उसके पक्ष में शरद पवार ने ये कहा था कि वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस उसके साथ मिल जाएं, अब स्थिति ये बन गई है कि तीनों पार्टियों का गठबंधन भी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो स्थिति भी ममता बनर्जी की सत्ता को बचा पाएगी, इसकी गारंटी अब कोई भी तृणमूल कांग्रेस का नेता भी लेने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से शताब्दी राय, जो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मानी जाती थी ममता बनर्जी के, वो भी पार्टी छोड़ने का मन बना चुकी हैं। उसके बाद ऐसा लगता है, जो बात अमित शाह ने कही थी कि चुनाव आते आते ममता बनर्जी की पार्टी में केवल उनका भतीजा और 2-4 चाटुकार रह जाएंगे, बाकी पूरी पार्टी खाली हो जाएगी, ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल के चुनावों की असली तस्वीर चुनावों से बहुत पहले पेश कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।